हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक डॉट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 8 है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। और यह लास्ट पार्ट होगा। 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड के छात्रों के लिए जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक शामिल है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको अनेक डॉट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना दिया था। अगर नहीं देखें तो प्लीज उससे पहले देखें, उसके बाद पार्ट 3 को देखिएगा। तो पार्ट 3 में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है, यानी पर्यावरण की बात जब भी आती है तो भारत किस प्रकार से अपनी बातों को रखता है। उसके बाद देखेंगे पर्यावरण आंदोलन एक है या फिर अनेक है, यानी पर्यावरण आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आंदोलन को हम पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या वन निर्जन होते हैं। वन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या वन निर्जन होते हैं उसे भी जानेंगे। अंत में देखेंगे संसाधनों की भू राजनीति किस प्रकार होती है, और मूलवासी और उनके अधिकारों की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है, भारत अपनी किस प्रकार का रवैया बनाता है। तो लिखता है कि भारत ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल हो गया, उसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई। हमने पार्ट 2 में पढ़ा था क्योटो प्रोटोकॉल क्या था और इसके अंतर्गत कौन सी बातों को रखा गया था। तो आपको अगर याद ना हो तो मैं रिकॉल करा देता हूँ एक बार कि क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान के क्योटो शहर में किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि जो ग्रीनहाउस गैस हैं उनके उत्सर्जन को कम किया जाए। तो इसी के तहत जो विकासशील देश हैं, भारत, चीन और अन्य विकासशील देश जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और ब्राजील जैसे देशों को कुछ छूट दी गई थी। क्योंकि ये विकासशील देश थे। औद्योगिकरण के दौर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। अब जिस प्रकार दुनिया के अन्य विकसित जो देश थे वो ज़्यादा औद्योगिकरण के दौर में ज़्यादा विकसित थे, लेकिन ये जो देश हैं भारत, चीन और अन्य देश वो ज़्यादा विकसित नहीं थे, ज़्यादा डेवलप नहीं थे, और इन कारण ये देश ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं कर पा रहे थे। तो जो ज़्यादा उत्सर्जन करेगा ही नहीं तो उसकी भरपाई क्यों करेगा। तो यही इसी के मद्देनजर इनको कुछ छूट दी गई थी। आगे लिखता है कि 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। 2005 में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई और इस बैठक में भारत ने एक बात का ध्यान दिलाया सभी देशों को कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र का है। भारत ने इस पर ध्यान दिलाया अन्य देशों को, विकसित देशों को, कि देखिए जो विकासशील देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, इन देशों में ग्रीन हाउस गैसों की जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर है वो बहुत कम है। खासकर विकासशील देशों से अगर हम तुलना करें तो हमारे यहाँ बहुत कम उत्सर्जन दर है ग्रीन हाउस गैसों का। इस बात का भारत ने ध्यान दिलाया। भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि विकसित देशों ने औद्योगिकरण के दौर में ज्यादा डेवलपमेंट किया है, ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, तो उनको भी उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक मूलभूत कदम उठाएं, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमानुसार के अंतर्गत चर्चा चली। हाल ही में एक कन्वेंशन हुआ था, एक बैठक हुई थी, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक नियमाचार के अंतर्गत इस बात पे बहस चल रही थी कि जो तेजी से औद्योगिक होते देश हैं, जो बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं, कि खासकर भारत, चीन और ब्राजील और अन्य देश, इन देशों को नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करने हेतु ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। यानी इस कन्वेंशन के तहत यह बात उठी, सभी लोग इस बात पे
चर्चा कर रहे थे कि इन देशों को क्यों छूट दी गई है। इन देशों को भी नियमाचार का पालन करना चाहिए। नियमाचार का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, दिशा निर्देश जिसे हम कहते हैं। तो इन्हें भी बाध्यताओं का पालन करना होगा, ऐसा इस सम्मेलन में किया चर्चा चल रही थी। इन बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई। भारत इस बात के खिलाफ है। भारत है क्यों? भारत, चीन और ब्राजील जैसे अन्य देश भी इस बात के खिलाफ है कि जिस देश ने, खासकर विकसित देशों ने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है तो विकसित देश ही इसकी ज्यादा भरपाई करेंगे, और भारत और इस बात के खिलाफ है। भारत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। भारत में 2030 तक कार्बन का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर है बढ़ने के बावजूद, विश्व सन 2002 तक की अगर बात करें तो औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति था, और आधे से भी कम है भारत में। मतलब देखा जाए कि 2030 तक जितना कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया में हुआ, दुनिया के विकसित देशों ने किया, लगभग 3.8 टन प्रति व्यक्ति किया गया है, और भारत में तो इससे आधा से भी कम है। यहाँ लिखता है कि 2000 ईस्वी तक भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर है कार्बन का वो 0.9 टन था, और 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन इतना तो नहीं हो जाएगा जितना विकासशील देशों का है, 3.8 टन तो नहीं हो पाएगा 2030 तक। भारत ने अपनी इस जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको रोकने के लिए बहुत सारे पॉलिसी लाई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है क्या कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है, और 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके अंतर्गत ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई, ताकि किस प्रकार से हम ऊर्जा की बचत कर सकें और सतत विकास का मार्ग चुन सके। तो इसके अंतर्गत 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लाया गया था, कानून पारित हुआ जो ऊर्जा के संरक्षण की बात करता है। आगे लिखता है 2003 के बिजली अधिनियम में, 2003 में भी एक बिजली अधिनियम आया। इसमें जो रेन्यूएबल ऊर्जा है उसको इस्तेमाल पर बढ़ावा दिया गया। जो पुनर्भव ऊर्जा होती है जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, वैसी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इसमें ज्यादा प्रोत्साहन की बात की गई। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया, पेरिस जलवायु समझौते को स्वीकार किया, इस पे हस्ताक्षर किए भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। पर्यावरण के मसले पे भारत का क्या पक्ष था वो कंप्लीट हो चुका है। अगला जो टॉपिक है वो है पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, यानी पर्यावरण जो आंदोलन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आंदोलन होते हैं जो पर्यावरण आंदोलन कहलाते हैं। तो लिखता है आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत है, यानी कोई आंदोलन हो या ना हो, पर्यावरण के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाती है तो दुनिया के देश एकजुट हो जाते हैं, दुनिया के नागरिक आंदोलन करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। ठीक है, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में ये शुमार किए जाते हैं। अब ये शामिल हो गए हैं जो पर्यावरण आंदोलन है। पहले इतना प्रभावी नहीं था, पर्यावरण के प्रति लोग इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन अभी की बात किया जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में गिने जाते हैं, शुमार किए जाते हैं। दक्षिणी देशों की बात करें, मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशी अफ्रीका और भारत, इन देशों में वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है, यानी वनों की जो कटाई हो रही है उन कटाई को रोकने के लिए इन सरकारों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा दबाव है। इसके बावजूद भी तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई रुक नहीं रही है, खतरनाक गति से जारी है, कट रही है तो कट रही है। हमने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया होगा कि जो तीसरी दुनिया हम किसे कहते हैं। तीसरी दुनिया अगर आपको याद नहीं होगा तो प्लीज आप इसे याद रखा करें। तीसरी दुनिया उन देशों को कहते हैं जो नए नए आजाद हुए थे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश को ही तीसरी दुनिया कहा गया। तो इन सभी देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी थी। व्यवसाय के उद्देश्य से, औद्योगिकरण के उद्देश्य से इन्हें काटा जा रहा था, वनों को काटा जा रहा था। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में एक है। हम सभी जानते हैं कि खनिज जो उद्योग वो पृथ्वी पर सबसे ताकतवर उद्योग है और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उद्योग है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में लिखता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें तो इसमें उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। जब से उदारीकरण आया है, जब से जो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, हर देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के लिए खुल चुकी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विशेषकर खुल चुकी है। अब कोई भी देश किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे देश हैं विश्व में जो बंद अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, विश्व के अन्य देशों से व्यापार नहीं करते हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया सबसे पहले आएगा। ठीक है, नॉर्थ कोरिया किसी भी अन्य देशों से, बाहरी देशों से व्यापार नहीं करता है। भारत का भी एक समय ऐसा था जब विश्व के अन्य देशों से व्यापार नहीं करता था। फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में मुक्त अर्थव्यवस्था अपनाया गया, मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो लिखता है कि खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है। जो खनिज उद्योग है वो धरती के भीतर जितने भी खनिज संसाधन मौजूद है, पेट्रोलियम हो या अन्य किसी भी प्रकार का खनिज संसाधन हो, तो उनको बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है और भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। मान लीजिए कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कि समुद्र में खनन होते हैं, खनन के माध्यम से क्या निकाला जाता है, तो खनन के माध्यम से पेट्रोलियम निकाले जाते हैं। तो पेट्रोलियम निकालने के दौरान कई ऐसी चीजें होती हैं जो लीक हो जाती हैं, जो समुद्र के जल को प्रदूषित करती हैं। उसमें तेल के अंश होते हैं जो आ जाते हैं, तो इस कारण वहाँ जो रहने वाले जीव जंतु हैं, जो मछलियां हैं, उनकी मौत हो जाती है। या फिर हम खदानों की बात करें, कोयला खदानों की बात करें, तो वहाँ भी कई सारे जहरीले गैसों का रिसाव होते रहता है, जिस कारण कभी कभी तो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी की भी मौत हो जाती है, पशु पक्षियों का जीवन भी खतरे में हो जाता है। तो यही कहता है कि स्थानीय जो वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको विनाश हो जाता है, उनको जलमार्ग भी प्रदूषित हो जाते हैं, भूमि प्रदूषित हो जाती है, इनके रिसाव के चलते, खनिज संसाधनों के उपयोग करने के चलते, इनको निकालने के कारण। ठीक है, आगे लिखता है कि इसके कारण जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है और जो वहाँ आसपास के इलाकों में रह रहे होंगे, जो जनता रह रही होगी, उनको वहां से हटना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह जगह प्रदूषित हो चुकी है, बहुत रहने योग्य नहीं है। तो इस कारण उनका मजबूरी हो जाता है कि वो उसे वहां से हटना पड़ जाता है। इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। अब मान लीजिए कि खनिज संसाधन विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में है, लेकिन अब उसके चलते सभी लोगों को कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है, लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। तो ऐसे में विश्व के जो अन्य लोग हैं इसकी आलोचना कर रहे हैं, खनिज उद्योगों को भला बुरा कह रहे हैं। हालांकि खनिज उद्योगों के बहुत बड़े फायदे हैं, बहुत बड़ी संसाधन है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े तबकों को इसके चलते नुकसान होता है, उन्हें विस्थापित होकर दूसरी जगह रहने पर मजबूर किया जाता है। तो इस कारण इसकी आलोचना और विरोध हो रहे हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है। फिलीपींस में क्या हुआ? तो फिलीपींस में कई समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसका नाम क्या है, तो वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, याद रखें, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है, उसके खिलाफ अभियान चलाया गया। कहाँ? तो फिलीपींस में। फिलीपींस में अभियान चलाया गया वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ में, और कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ये तो हो गया माइनिंग के खिलाफ, जो खनन किए जा रहे थे उसके खिलाफ। लेकिन कुछ ऐसे आंदोलन भी हैं जो पर्यावरण के प्रति बांधों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, नदियों पर जो बांध बनाए जा रहे हैं उनको लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। अब जो बांध विरोधी आंदोलन है, बांध विरोधी आंदोलनों को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखा जाता है। इसकी जो प्रवृत्ति है बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऐसे आंदोलनों में नदियों और नदी घाटियों के ज्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। इस बांध विरोधी आंदोलन के माध्यम से क्या होता है कि नदियों को बचाने के आंदोलन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और क्योंकि ऐसे आंदोलनों में नदियों या फिर नदी घाटियों के ज्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बातें उठाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ ये जो बांध बनाई जाती हैं वहाँ का जनमानस प्रभावित होता है, वहाँ के लोग विस्थापित होते हैं, वहाँ के आसपास के इलाके डूब जाते हैं, विशेषकर बारिश के मौसम में, क्योंकि बांध बनाने से वहाँ जल स्तर बढ़ जाता है, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, बाढ़ की जैसी समस्या आ जाती है। तो इनका विरोध भी किया जा रहा है।
बांध बनाने का जो सिस्टम है उसको। आगे लिखता है 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन फ्रैंकलिन नदी पर तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का था। जो पहला बांध विरोधी आंदोलन की बात की जाए अगर विश्व में, तो 1985 के आसपास, 1980 के दशक के शुरुआती या फिर मध्यवर्ती यानी 1985 के आसपास के बाद कह रहा है कि बांध विरोधी आंदोलन फ्रैंकलिन नदी पर था और इसके परिवर्ती यानी आसपास के जितने भी वन थे उनको बचाने का था। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध में तुर्की से लेकर थाईलैंड तक और दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। यानी अब तो अमूमन सभी देशों में बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। नदियों के संसाधन से ज्यादा सोने की खान मान लिया गया है। उनके संसाधनों को बहुत बड़े तरीके से दोहन किया जा रहा है और खासकर नदियां ही नहीं बल्कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उन सभी को, चाहे कोयला की बात हो, पेट्रोलियम की बात हो, अन्य खनिज संसाधनों की बात हो, तो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उनका दोहन किया जा रहा है। और विशेषकर जो विकसित देश हैं जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड और अब तो चीन भी बड़े बांध बनाने की होड़ में है और बड़े बड़े बांध बनाकर इकोनॉमिकली जो है ग्रोथ करना चाहते हैं, विकसित होना चाह रहे हैं। ठीक है, भारत में बांध विरोधी आंदोलन चल रहे हैं। भारत में बांध जो बनाने का सिस्टम उसका विरोध किया जाता रहा है और इनमें सबसे जो फेमस है नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाओ आंदोलन एक अर्थ में समान है। क्यों? क्योंकि यह अहिंसा पर आधारित है। जो आंदोलन है बांध विरोधी आंदोलन या फिर पर्यावरण बचाओ आंदोलन, ये दोनों एक समान है क्योंकि अहिंसा पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता है, तो इसे हम अहिंसा पर आधारित आंदोलन कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसके नेता कौन थे। यह सबसे प्रसिद्ध आंदोलन है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या वन निर्जन होते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है कि क्या वन निर्जन होते हैं। तो यहाँ आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, निर्जन। निर्जन का मतलब क्या होता है? तो नी मतलब नहीं और जन मीन्स जो मनुष्य होते हैं, जो आदमी होते हैं उसे, यानी जहाँ पे जो लोग होते हैं नहीं रहते हैं, यानी वैसे वन जहाँ आदमी नहीं रहते हैं, जहाँ लोगों का जमावड़ा नहीं होता है, तो वैसे वन क्या होते हैं? क्या जो वन होते हैं उसमें लोग नहीं रहते हैं? तो दो तरह के वन होते हैं, चले उसे देखते हैं। लिखता है कि दक्षिणी देशों के वन निर्जन नहीं है। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। क्या लिखता है? लिखता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं उन देशों के वन निर्जन नहीं है, यानी इन देशों के जो वन है उसमें लोग रहते हैं। इन देशों में क्या होते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं इन देशों के वन निर्जन नहीं है, यानी यहाँ लोग रहते हैं। जबकि जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं ये जनविहीन है, यानी यहाँ लोग नहीं रहते। उत्तरी गोलार्ध के देशों में लोग नहीं रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध के देशों के जंगलों में लोग नहीं रहते हैं, बल्कि जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं उन जंगलों में लोग नहीं रहते हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, या कहें कि इन देशों में वन को निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है। यानी अगर उत्तरी गोलार्ध के देशों की बात करें तो इन देशों के जो जंगल होते हैं इनको निर्जन प्रांत, यानी इन देशों के जंगलों में कोई भी लोग नहीं रहते हैं, वहां किसी भी प्रकार का निवास स्थान नहीं होता है। इसी वजह से उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है। यानी यही कारण है कि जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं और उन देश के जंगलों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है, यानी वहां के जंगलों में किसी भी प्रकार की आबादी नहीं रहती है, कोई नहीं रहता, यानी ऐसी जगह जहां लोग नहीं रहते हैं, नहीं बसते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं निर्जन। वनों को विजनपन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण। विजनपन का मतलब होता है एकांत, एकदम शांत जगह, अकेलापन, तो उसे विजनपन कहते हैं। तो वनों को विजनपन का प्रतीक मानने का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में हावी है। यानी इन देशों के जंगलों में जो लोग होते हैं रहते हैं, भले ही कम हो, उनकी जनसंख्या कम हो, लेकिन एक मूलवासी के रूप में, एक जंगली आबादी के रूप में इनके जो जंगल होते हैं वहां पाए जाते हैं, आबादी होती है।
इन इलाकों में अविकसित निर्जन वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा हैं। आगे लिखता है, फिलीपींस में हरित संगठन उन संगठनों को कहा जाता है जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो, पर्यावरण के लिए एक मित्र का कार्य करती हो, तो उसे हम हरित संगठन कहते हैं, जो पर्यावरण के लिए इकोसिस्टमैटिक हो, ठीक हो। तो फिलीपींस में हरित संगठन थे। इन हरित संगठनों ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलाई, अभियान चलाया, कैंपेन चलाया, ठीक है। भारत में बंगाली टाइगर को बचाने की भी मुहिम चल रही है, यानी भारत में जो बंगाली टाइगर थी वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चली गई थी, लुप्त प्राय थी। उसकी जो संख्या थी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार और हाथियों के निर्दयता पूर्वक मारने के विरोध में लंबा अभियान चलाया गया है। विजनपन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में छिड़े हुए हैं। इनका जोर है कि जो निर्जन वन पर्यावासों को संरक्षण देने पर है। इनका ज्यादा जोर किस पर बात पर है? तो जो निर्जन वन पर्यावासों को संरक्षण देने पर है, ठीक है। आगे लिखता है कि जो विजनपन से जुड़े अनेक मसलों को हाल के दिनों में जैव विविधता के मसलों का रूप दिया गया है। यानी जो विजनपन का मसला है उसको जैव विविधता के मसलों से जोड़ा गया है, उसको लिंक करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजनपन की जो अवधारणा है उसको स्वीकृति मिलना कठिन है। क्यों मिलना कठिन है? क्योंकि इन जंगलों में भी लोगों का वास है, लोग रहते हैं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में। अगला जो टॉपिक है वो है संसाधनों की भू राजनीति। संसाधन शब्द से आप तो परिचित ही होंगे, लेकिन उसकी भू राजनीति किस प्रकार की जाती है, उसकी राजनीति किस प्रकार होता है, उसे समझेंगे। तो लिखता है, यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। यानी जितने भी यूरोपीय देश के लोग हैं, विशेषकर फ्रांस, ब्रिटेन, डच, पोर्टुगल, इन सभी देशों के यानी यूरोपीय ताकत, इन्हें मिलीजुली रूप में कहें तो यूरोपीय ताकत कहा गया है। इन देशों का मुख्य मकसद क्या था? इनका जो मुख्य मकसद था संसाधन था, संसाधनों को हड़पना था, संसाधनों का दोहन करना था, लूटना था, ठीक है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। यानी जितने भी पश्चिमी देश थे, इन देशों ने ही तो भू राजनीति शब्द को गढ़ा है। और किस प्रकार गढ़ा है? तो संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर किस संबंध में? तो व्यापारिक संबंध में। यानी इनका संसाधनों का व्यापार किया, एक जगह से भारत से लूट के ले गए और उसी संसाधन का अपने देश के यहाँ व्यापार किया, युद्ध के रूप में, ताकत के संदर्भ में, इन्हीं रूपों में इसे संसाधनों की भू राजनीतिक रूप में सोचा, ठीक है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधन कहने का मतलब जो हथियार से जुड़े हुए संसाधन थे, जो युद्ध थे, जो गोले बारूद थे, उसे हम सामरिक संसाधन कहेंगे। तो सामरिक संसाधनों खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति, यानी बिना रुकावट के तेल की जो पूर्ति हो रही थी, उसका मतलब बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया। यानी जब भी युद्ध होते हैं तो युद्ध होने की स्थिति में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो संसाधनों पे पड़ता है, और खासकर वैसे संसाधन जिसमें खनिज तेल, पेट्रोलियम जैसे पदार्थों पे ही पड़ता है। क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो सेना को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है, इसमें ईंधन बहुत ज्यादा भारी मात्रा में खर्च होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तेल की अगर आपूर्ति रुक जाती है तो युद्ध भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो कोई भी देश नहीं चाहता है कि हम युद्ध हार जाएं, तो इस वजह से युद्ध को बनाए रखने के लिए तेल की खपत ज्यादा होती है और महत्व को बढ़ा देते हैं। शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए, और शीत युद्ध के दौरान कई सारे देशों ने संसाधनों की रुकावट न हो, तेल जो खासकर खनिज तेल थे, इनकी निर्बाध आपूर्ति होती रहे, इसके लिए कई तरह के कदम उठाए, कई तरह के स्टेप्स लिए। इसके अंतर्गत
सबसे पहला काम क्या किया कि संसाधन दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती कर दी। यानी संसाधन, जहां भी संसाधन थे किसी भी देश के हों, इसके अंतर्गत किया गया कि जहां भी संसाधनों का दोहन हो रहा था तो संसाधन दोहन के इलाकों पर और समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना को लगा दिया, सेना की कब्जा कर दिया, वहां पे सेना को घेर दिया। महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण था, महत्वपूर्ण संसाधनों को इकट्ठा कर लिया कुछ दिन पहले से ही, ज्यादा धन देकर, ठीक है, ज्यादा खर्च करके, ठीक है। संसाधनों के उत्पादक देशों, जिन देशों में तेल उत्पादन किए जा रहे थे, खनिज तेल खाड़ी देशों में ज्यादा उत्पादित किए जा रहे थे, तो इन उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली हो। यानी जिस भी देश, जैसे मान लीजिए कि खाड़ी देशों में, खाड़ी देश तेल के एक बहुत बड़े उत्पादक हैं, और अमेरिका, रूस, चीन, ये सभी क्या है, तो ये सभी बड़े देश हैं। तो अगर इन देशों में युद्ध होता है, रूस से अमेरिका अगर लड़ता भी है, तो क्या चाहेंगे, यही चाहेंगे कि जहां से हम तेल खरीद रहे हैं, जहां से हम, जैसे खाड़ी देशों से हम तेल खरीद रहे हैं, तो इन देशों में हमारी मनपसंद सरकारें आई, ताकि हमारी बातों को माने, हमारे कहे अनुसार चले, ताकि हम अपने दुश्मन देश को हरा पाए, हमारे दुश्मन देश को ये तेल का निर्यात ना कर पाए, सिर्फ हमें ही तेल का निर्यात करें, आयात करें। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ये चाहते हैं कि जो सरकार बनेगी वो हमारे हिसाब से कार्य करे। बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना इनका मुख्य मकसद रहा है। आगे लिखता है कि जो वैश्विक राजनीति है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो वैश्विक राजनीति में तेल लगातार, जो खनिज तेल है वो लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है, क्योंकि जो खनिज तेल है उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। सभी चीज जो अर्थव्यवस्था में मौजूद है उसके बिना सब नीचे चलाएगा, सब चीज भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो तेल है, खनिज तेल है, खनिज संसाधन है, वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है अभी के वक्त में। आगे लिखता है कि 20वीं सदी में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर थी। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी हुई है, यानी तेल के साथ बहुत सारे संसाधन जुड़े हुए, बहुत सारी संपदा जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता रहता है। यानी हर कोई देश चाहता है कि हम जो देश इन संसाधनों को ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, हम उन पे कब्जा कर लें, हम उनको गुलाम बना लें, ताकि हम उनका संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। जैसे भारत में ही पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया और भारत के संसाधनों को लूटा, जितना चाहा उतना लूटा, दोनों हाथों से लूटा। क्यों लूटा? क्योंकि वो जानते थे कि भारत के पास बहुत सारे संसाधन हैं और इन संसाधनों का हम खुद इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इन्हीं वजहों से इन पे कब्जा किया गया और कब्जा जमाकर राजनीतिक संघर्ष छिड़ता गया। पेट्रोलियम की बात किया जाए तो पेट्रोलियम के इतिहास तो युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। यानी जो पेट्रोलियम है, जो खनिज तेल है, उनका इतिहास तो युद्ध का भी इतिहास है और संघर्षों का इतिहास भी है, हम सभी जानते हैं। पश्चिमी एशिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र, विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। यानी खाड़ी क्षेत्र में 30% तेल उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है। किन देश में? तो खाड़ी क्षेत्र में। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है और सऊदी अरब तो विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर इराक आता है। इराक का जो तेल भंडार है 112 अरब बैरल से कहीं ज्यादा है। तो खाड़ी देशों की बात करें तो सऊदी अरब और इराक दो ऐसे देश हैं जो वहाँ बहुत भारी मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पादक ये देश हैं। तो हर देश चाहता है, विश्व के अन्य देश, सभी देश चाहते हैं ताकि इन खाड़ी देशों से जो हमारे संबंध में बेहतर हो सके, ताकि इनके संसाधनों का हम भरपूर इस्तेमाल करते रहें। विश्व राजनीति के लिए पानी, अब पानी की अगर बात कर रहे हैं, अभी तो हम पेट्रोलियम की बात कर रहे थे, तेल की बात कर रहे थे, लेकिन अभी पानी भी कम संसाधन महत्वपूर्ण नहीं है। पानी एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन, 5 दिन, कितने दिन तक जीवित रहेंगे? नहीं रह जी पाएंगे, ठीक है। तो ये भी कहीं महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कई भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। कहीं तो कपड़े खींचने के लिए छोड़ो, पीने के लिए भी पानी मौजूद नहीं है, साफ पानी है ही नहीं।
तो इसकी कमी हो रही है। विश्व के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ तो जमीन है फट चुकी है, दरारें पड़ चुकी है सूखा के वजह से, पानी है ही नहीं। तो विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। कहीं स्वच्छ जल बहुत ज्यादा है, बहुत कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पीने के लिए लोग तरसते हैं, कपड़े खींचने के लिए लोग तरसते हैं, खाना बनाने के लिए तरसते हैं। तो पानी की ऐसी किल्लत है, यानी कहीं कहीं जो संसाधन है उसका वितरण समान मात्रा में नहीं है, कहने का मतलब। इस वजह से इस कारण संभावना बनती है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो जाए, और ये जो जीवनदायी संसाधन है जिसे हम जल कहते हैं, पानी कहते हैं, इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की भी संभावना है, ऐसा कई विद्वानों ने अनुमान लगाया है। और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। जल युद्ध शब्द गढ़ा है, यानी कई सारे विद्वानों का यह कहना है कि 21वीं सदी में अगर कोई संघर्ष छिड़ेगा तो जल को लेकर छिड़ेगा, पानी को लेकर छिड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जल संसाधन कम हो रहे हैं, विश्व के कई हिस्सों में सूखे पड़ रहे हैं, उस स्थिति अगर बरकरार रही, वैसी स्थिति अगर चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें पानी के लिए युद्ध करने पड़ेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे? तो जल युद्ध कहेंगे। वहीं से जल युद्ध शब्द गढ़ा है विद्वानों ने। आगे लिखता है कि देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। अभी तक तो कई सारी हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं दो देशों के बीच में, जल को लेकर, पानी को लेकर। 1900 जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच संघर्ष हुआ था। ये तीन देश जो थे जिन नदी जल बंटवारे के बीच में संघर्ष कर रहे थे। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर भी एक दूसरे में रस्साकसी हुई है, एक दूसरे में मनमुटाव चल रहे हैं। तो ऐसे विश्व के अन्य देश मिल जाएंगे। भारत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सिंधु नदी जल विवाद का मुद्दा था, जो फिलहाल अभी सुलझ चुका है, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसी स्थिति थी जो नदी जल बंटवारे को लेकर थी। भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर कई सारे मनमुटाव हैं। तो विश्व के बहुत सारे देशों में जल को लेकर रस्साकसी है, मनमुटाव है, संघर्ष जारी है। तो राजनीति विज्ञान के कई सारे विद्वानों ने कहा भी है कि अगला जो युद्ध होगा वो जल युद्ध कहलाएगा, अगर जल संसाधन की किल्लत की वजह से ऐसा कोई युद्ध होता है तो। अब हमारा जो अब अंतिम टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, वो है मूलवासी और उनके अधिकार। मूलवासी कौन होते हैं? मूलवासी उसे कहते हैं जो शुरू से उस धरती पे रह रहे हो, उस भूभाग पे जो शुरुआती सालों से रह रहे हो, तुम शुरू से रह रहे हो, जो वहाँ बहुत एक लंबे कार्यकाल के दौरान, एक बहुत लंबे समय के दौरान रह रहे हैं, उसे मूलवासी कहते हैं। और उनके अधिकार क्या हैं, उसकी चर्चा इस टॉपिक में किया गया है। तो लिखता है कि फिलीपींस के कोरडिलेरा, फिलीपींस के पास एक जगह है कोरडिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। आगे लिखता है कि चिले में मापुसे नामक मूलवासी रहती है और इसकी संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हुए हैं। आदिवासी को ही मूलवासी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में 3.5 लाख मूलवासियों की संख्या है। पनामा नहर के पूर्व में कूना मूलवासी 50,000 की तादाद में है। उत्तरी सोवियत संघ की बात करें तो उत्तरी सोवियत संघ में कूना लोगों की आबादी है जो लगभग 10 लाख के आसपास है। तो विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। यानी जो मूलवासी हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो समान दर्जा नहीं मिलता, वो बराबरी का दर्जा नहीं मिलता जो अन्य लोगों को मिल रहा है। उनको एक हीन दृष्टि से देखा जाता है, एक नीच दृष्टि से देखा जाता है मूलवासियों को। तो इसी सम्मान को पाने के लिए इन्होंने भी संघर्ष छेड़ दिया है। बिरादरी में, समाज में बराबर का हक पाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई है। और यहाँ पे तो हमने देखा कि विश्व के किन किन हिस्सों में कितने कितने जो मूलवासी हैं रह रहे हैं। ठीक है, आगे लिखता है कि दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह जो मूलवासी भी हैं, मूलवासी भी अपने संघर्ष एजेंडे और अधिकारों की आवाज उठाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उनकी आवाजों को नहीं सुना जाता या फिर यूं कहें कि उन्हें दबा दिया जाता है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य
मूलवासियों के अगर निवास वाले स्थानों की बात करें कि मूलवासी मुख्यतः विश्व के किन हिस्सों में रहते हैं, तो मूलवासियों के निवास वाले स्थान में मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत है। इन क्षेत्रों में जो मूलवासी हैं रहते हैं, इन्हें आदिवासी कहते हैं या फिर जनजाति कहते हैं या फिर मूलवासी भी कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के जो मूलवासी हैं वो रह रहे हैं। सरकारों से इनकी मांग है, ये जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया, इनकी मांग है, सरकार से मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। इन्हें एक विशिष्ट राज्य का दर्जा, विशिष्ट जाति का दर्जा दे दिया जाए। आगे लिखता है कि भारत में मूलवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में मूलवासी के लिए, जिसे मूलवासी कहते हैं, उनके लिए अनुसूचित जनजाति कहते हैं या फिर आदिवासी कहा जाता है। ठीक है। यह कुल जनसंख्या का 8% है। भारत में अगर बात किया जाए कि कितने परसेंट मूलवासी रहते हैं, तो 8% मूलवासी रहते हैं। भारत के अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। यानी भारत में जितने मूलवासी हैं वो मुख्यतः देखा जाए तो अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है, कृषि कार्य में संलग्न है। ब्रितानिया औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से, यानी जब से ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा किया था, अपना उपनिवेश बनाया था, तब से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। यानी देश में जितने भी अलग अलग परियोजनाएं चलाई जाती हैं, अलग अलग कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा, सरकार की जो नीतियां होती हैं उनको ज़्यादा लाभ इन्हें नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से ये सरकार के जो नीतियों से वंचित रह जाते हैं, इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है सरकार की सुविधाओं का। आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से सरकार ने एक पे एक कार्य किए लोगों की भलाई के लिए, तो बहुत सी परियोजनाएं चली और ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में यह सबसे बड़ा है। अगर 1970 के दशक की बात करें तो 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों में मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। यानी मूलवासियों के भी कई सारे नेता हुए, उनका समूह बना और सब एकजुट होने के लिए बनाए गए थे समूह, मूलवासियों का एक ग्रुप बना। तो 1970 के दशक में ये सबसे ज्यादा सक्रिय देखा गया। इनके जो नेता थे, 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों में मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा, हम जाने। और 1975 में एक संगठन बना, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपुल। इसका गठन किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। जो संगठन बना वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपुल, इसको यूएनओ में परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी दर्जा दिया गया। यानी 10 ऐसे संगठनों को चुना गया जो आदिवासियों से संबंधित थे, आदिवासियों के हितों के लिए कार्य करते थे। तो उन 10 संगठनों को भी इसका दर्जा दिया गया इस संगठन में, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपुल में। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 3 है चैप्टर 8 का, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का, वो खत्म हो चुका है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।